क्या आप विश्वास करोगे कि एक ऐसा इंसान था जो अपने पैसों को बांधने के लिए हर हफ्ते 2 लाख रुपए से ज्यादा रबर बैंड्स पर खर्च कर देता था। इतना अमीर शख्स जो बस अपने पैसे की ताकत पर अपने देश के लॉज को ही बदल दे, और जब उसे अरेस्ट किया जाए तो वो अपने लिए प्राइवेट और दुनिया का सबसे लग्जूरियस जेल बनाए, जिस जेल के 4 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट के नहीं बल्कि इस शख्स के खुद के बनाए हुए रूल्स चलेंगे। मानना जरा मुश्किल है, पर जो आदमी सर्दी में हाथ सेकने के लिए 60 करोड़ रुपए को किसी आम कागज की तरह फूंक सकता है, जिसके लगभग 174 अरब रुपए हर साल चूहे कुतर देते हैं, वो ये सभी चीजें आसानी से कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की, जिसे वर्ल्ड का बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड और ड्रग माफिया का खिताब मिला हुआ था। पैसे इतने थे कि एक बार पाब्लो एस्कोबार ने अपने कोलंबियन गवर्नमेंट से देश के कुछ रूल्स चेंज करने के लिए कहा था, जिसके बदले वो पूरे देश का लोन, जी हाँ पूरे देश का लोन, जो कि $10 बिलियन था, यानी कि करीब 9,000 करोड़ रुपए, वो अकेले चुका देता, और वो भी 80s में। ये कहानी है पाब्लो एमेलियो एस्कोबार गेविरिया की, जिसने अपनी क्राइम की शुरुआत फेक इलीगल डिग्रीज को बेचने से की थी, और अपनी लाइफ में एक वक्त पर वो ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जब वो एक दिन का 340 करोड़ रुपए कमा पा रहा था। देखो, अब तक आपने जो कुछ भी जाना ये सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन असली कहानी तो ये है कि एक फेक डिग्रीज बेचने वाला, एक गाड़ी चुराने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया कैसे बना, कितने लोगों की उसने बलि दी, कितने लोगों को ठिकाने लगाया, और कैसे गवर्नमेंट को अपने इशारों पर नचाया, और उसके बावजूद भी वो कैसे लोगों का चहेता बन गया। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1 दिसंबर 1949 से, जब कोलंबिया के एक छोटे से शहर रियो नेग्रो में पाब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। उस वक्त खुद कोलंबिया ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो पाब्लो एस्कोबार के रूप में दुनिया को एक ऐसा खतरा, एक ऐसा डर और एक ऐसा क्रिमिनल देने वाले हैं, जिसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों को याद दिलाएगी कि अगर एक इंसान दुनिया की फिक्र करना छोड़ दे तो फिर वो किस हद तक जा सकता है। पाब्लो बचपन से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, जिस वजह से वो कहा करता था कि वो बड़ा होकर अपने देश का प्रेसिडेंट बनेगा। जिस उम्र में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशन को अपने करियर की तरह चूज कर रहे थे, उस वक्त पाब्लो ने जिद बना ली थी कि वो अपने कंट्री के पॉलिटिक्स में जाकर ही रहेगा, जिस वजह से आगे स्टडीज में पाब्लो ने पॉलिटिकल साइंस को चुना और अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर जो सीख लाखों के कोर्सेज पाब्लो को नहीं सिखा पाए, वो सीख उसे गरीबी ने सिखा दी कि बिना पैसों के इंसान वैसा ही है जैसे बिना हीरे की अंगूठी। जैसे एक हीरा अंगूठी की कीमत को लाखों तक पहुंचा सकता है, वहीं बिना हीरे की अंगूठी को सड़क पर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही कुछ पाब्लो एस्कोबार के कॉलेज टाइम में भी हुआ, जब कॉलेज की फीस ना देने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक गई। ये हादसा पाब्लो की जिंदगी को उस मोड़ पर ले जाने के लिए काफी था जहाँ से अब पैसे उसके पैरों की धूल के बराबर होने वाले थे, पर वहां से लौटना बिल्कुल ही नामुमकिन था, और वो दुनिया थी क्राइम की दुनिया। ऐसा कहते हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद ही पाब्लो ने छोटे मोटे क्राइम्स करना शुरू कर दिए थे, जैसे कि महंगी चीजें या कार्स वगैरह चोरी करना, जिससे वो ठीक ठाक पैसे बना पा रहा था। पर इसी दौरान कई बार उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। तभी एक समय ऐसा आया जब पैसे के लालच ने उसे और बड़े क्राइम्स का रास्ता दिखाया, जहाँ अब उसे लोगों को किडनैप या कई बार जान से मारना पड़ रहा था, जिससे बस कुछ ही समय में वो ढेरों पैसे कमा सकता था। लेकिन इस काम में जितने पैसे थे उससे कई गुना ज्यादा खतरा भी था। एक तरफ तो पुलिस और गवर्नमेंट क्रिमिनल्स का बुरा हाल करती, वो तो था ही, दूसरा किसी जाने पहचाने शख्स को मारने के लिए भी कलेजा चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि क्राइम की दुनिया में सिर्फ आने का रास्ता होता है, यहाँ से वापस लौटने का नहीं। इसी वजह से प्रॉब्लम से जूझते रहने पर भी पाब्लो ने क्राइम की दुनिया का हाथ नहीं छोड़ा। तभी उसे एक ऐसा साथी मिला जो कि अब उसे दुनिया के क्रिमिनल्स का राजा बनाने वाला था, और वो साथी था ड्रग्स। पाब्लो एस्कोबार को इस बात का पता चला कि ड्रग्स की स्मगलिंग एक ऐसा काम है जिसमें पैसे तो है ही, साथ ही कम मेहनत और कम रिस्क भी है। सिर्फ कुछ ड्रग्स के पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर ही मनचाही कीमत मिल जाती है, और इन चीजों की डिमांड पूरी दुनिया में फैली हुई है। इन चीजों को देखकर पाब्लो ने अपना अगला कदम ड्रग्स की दुनिया में रखा, जहां शुरुआत से ही पाब्लो ने अपने सामने चांदी की बारिश होते हुए देखी। बस कुछ किलो ड्रग्स को स्मगल करके पाब्लो ने इतने पैसे कमा लिए थे जितने पैसे कमाने के लिए उसे पिछले क्राइम्स में सालों लग रहे थे। पाब्लो को इस क्राइम का चस्का सा लग गया। पाब्लो पूरे कोलंबिया के ड्रग मार्केट को कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसे फेबियो रेस्ट्रेपो को अपने रास्ते से हटाना पड़ा, जो उस वक्त कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहा था। इससे पाब्लो का ड्रग मार्केट में खौफ तो बढ़ा ही, साथ ही उसे लगभग पूरे कोलंबिया के ड्रग मार्केट की चाबी भी मिल गई, जिससे कोलंबिया में आने जाने वाले ड्रग्स का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। उसी वक्त ये पता चला कि सबसे ज्यादा ड्रग की डिमांड अमेरिका में है, और वहीं पर ड्रग्स पहुंचाना सबसे ज्यादा मुश्किल भी है, जिस वजह से पाब्लो ने अब एक ऑफिशियल ड्रग कार्टेल बनाने का फैसला लिया, जिसका नाम रखा गया मेडेलिन कार्टेल। इस कार्टेल में उस वक्त के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स जुड़े हुए थे, जैसे कि पाब्लो का कजिन और उसका राइट हैंड गुस्तावो गेविरिया,
जो कि पूरी रणनीति का मास्टरमाइंड था। और एक बंदा तो ऐसा था भामास का ड्रग लॉर्ड कार्लोस लेडर, जिसने ड्रग तस्करी के लिए अपना खुद का आइलैंड खरीद कर उसे प्राइवेट एयरबेस में बदल दिया था। और एक था स्मगलिंग और क्राइम में एक्सपर्ट ओचोवा ब्रदर्स। मेडेलिन कार्टेल के पूरी तरह से बनने के अगले पल से ही ड्रग्स की सप्लाई तेजी से अमेरिका की तरफ होने लगी। जो पुराने तरीके थे जिनसे ड्रग्स को भेजा जा रहा था, अब उन्हें पूरी तरह बदल दिया गया था। ड्रग्स को एक्सपोर्ट करने के लिए पाब्लो ने 2 बड़े एयरप्लेन्स और कई छोटे एयरप्लेन्स रखे हुए थे। साथ ही ढेरों शिप्स अलग अलग समुद्री रास्तों से अमेरिका तक इस जहर को पहुंचा रही थी, जिसे इस तरह से अंजाम दिया जाता था कि रडार सिग्नल्स भी इन शिप्स और एयरप्लेन्स को पकड़ नहीं पा रहे थे। अगर आपको ये बातें हैरान कर रही हैं, तो ये सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे कि पाब्लो के पास खुद की सबमरीन तक थी, जिसमें 2000 किलो तक ड्रग्स को आराम से स्मगल किया जा सकता था। जी हाँ, वही सबमरीन जो उस वक्त कई कंट्रीज के लिए बस सपना थी। इतना ही नहीं, पाब्लो ने ड्रग्स को स्मगल करने के लिए कई और क्रिएटिव तरीके भी निकाले थे, जिसमें वो जीन्स को ड्रग्स में सोक कर देता था, जिसे आगे स्पेशल केमिकल्स में डालकर ड्रग को अलग कर लिया जाता था। पर जब ये बात ऑफिसर्स को पता चली, तब पाब्लो ने जीन्स के बदले जिन बॉक्सेस में उन कपड़ों को ले जाया जाता था, उन बॉक्सेस को अब ड्रग्स में सोक कर दिया। और ऐसे ही अनगिनत अलग अलग तरीकों से ड्रग्स को स्मगल किया जाता था। इन सब चीजों को देखकर ये समझना जरा भी मुश्किल नहीं होगा कि जब इन चीजों को भेजने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे थे, तब मुनाफे के तौर पर कितने रुपए वापस आते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि 1980 में जब पाब्लो अपने ड्रग स्मगलिंग की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब एक दिन में वो 15 टन कोकीन को स्मगल करता था, जिसके बदले उसे हर दिन $60 मिलियन मिलते थे, जिन्हें अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो उस वक्त ये 340 करोड़ रुपए से ज्यादा होते थे। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि इतने पैसे पाब्लो एस्कोबार 80s के दौर में कमा रहा था। इससे जुड़ा एक किस्सा है कि जब पाब्लो एस्कोबार ने अपने कंट्री के गवर्नमेंट को $10 बिलियन, जी हाँ $10 बिलियन ऑफर किए, जिससे उस कंट्री के ऊपर जो लोन था वो पूरा चुका दिया जाता, और इसके बदले में गवर्नमेंट पाब्लो के ऊपर से एक्सट्रेडिशन ट्रेटी को हटा देती, जिसमें एक कंट्री अपने यहाँ के क्रिमिनल्स को उन कंट्रीज को सौंप देती है जिस कंट्री में वो क्रिमिनल क्राइम करके आया है। और इस केस में वो कंट्री थी अमेरिका, जहाँ पर पाब्लो क्राइम कर रहा था, जहाँ के जेल में पाब्लो जाना नहीं चाहता था। हालांकि गवर्नमेंट ने उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब इन नंबर्स को जानने के बाद शायद आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि पाब्लो एस्कोबार ने कई प्लेन्स तो बस इसी वजह से रखे हुए थे, ताकि वो प्लेन्स पाब्लो के पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके। ढेरों कार, कई बंगले, प्राइवेट स्पोर्ट्स स्टेडियम, साथ ही प्राइवेट जू तक पाब्लो के लिए आम बात थी। और इन सभी चीजों को संभालने के लिए 700 से ज्यादा नौकर दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाब्लो एस्कोबार को इस बात का पता था कि वो आखिर में है तो एक क्रिमिनल ही। भले ही उसके पास सब कुछ है, पर उसके क्राइम्स की वजह से उसे लोगों का साथ नहीं मिल सकता। इसी वजह से लोगों के बीच एक अच्छी इमेज बनाने के लिए या उनसे जुड़ने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने अपने पैसों से चैरिटी भी की। उसने कई चर्चेज बनाए, यहाँ तक कि एक पूरा टाउन बैरियो पाब्लो एस्कोबार नाम से ही खड़ा कर दिया, जिसमें गरीब लोग हमेशा के लिए रह सकते थे। और ये टाउन आज भी अपनी जगह पर सही सलामत है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि पाब्लो ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने वो गरीबी देखी थी और वो बाकी लोगों को उसमें जूझते हुए नहीं देखना चाहता था। वहीं कई लोगों का ऐसा मानना है कि पाब्लो को लोगों का सपोर्ट चाहिए था, जिस वजह से उसने बस अच्छा बनने का नाटक किया। हालांकि इस बात में दोहराई हो सकती है कि ये बस एक दिखावा था, या पाब्लो एस्कोबार सच में गरीबों को दुख में नहीं देखना चाहता था। इस पर कई तर्क दिए जा सकते हैं, पर जिस सच को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता वो ये है कि इस वजह से लोगों के बीच पाब्लो एस्कोबार की एक बहुत अच्छी इमेज बनी, एक ऐसी इमेज जिसे मॉडर्न डे रॉबिन हुड से कम नहीं कहा जा सकता। लोग मान रहे थे कि पाब्लो एस्कोबार क्रिमिनल है, पर आखिर में उन्हें खाना लाकर भी वही शख्स दे रहा था। हालांकि पाब्लो की पर्सनल इमेज तो काफी साफ हो गई थी, पर उसकी क्रिमिनल लाइफ काफी ज्यादा काली होती गई। उसके क्राइम्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आए दिन उसके द्वारा किए गए क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे थे और उसके रास्ते में जो भी आता था उसका मर जाना अब कोई बड़ी खबर नहीं थी। इसी दौरान पाब्लो एस्कोबार के 2 शब्द क्रिमिनल वर्ल्ड में हमेशा के लिए छप गए। वो 2 शब्द जिनके ऊपर वो लोगों की जिंदगी का फैसला करता था। इन्हें आपने भी कई बार सुना होगा, प्लाटा और प्लोमो। प्लाटा का मतलब है चांदी और प्लोमो का मतलब है लीड। इन शब्दों का सीधा मतलब यह था कि जब भी कोई क्रिमिनल, आम आदमी, पुलिस वाला या यहाँ तक कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर पाब्लो एस्कोबार के काम में दखल अंदाजी करता था, तब उसे पाब्लो इन 2 चीजों में से किसी एक को चुनने का मौका देते थे। पहला चांदी यानी पैसा और दूसरा लीड यानी कि बंदूक की गोली। पाब्लो पहले पैसा देकर उस शख्स को खरीदने की कोशिश करता था ताकि वो खुद रास्ते से हट जाए। अगर वो उसके लिए नहीं मानता तो फिर उसे गोली मार दी जाती। इसी प्लाटा और प्लोमो के चर्चे उस वक्त उस कंट्री में गूंज रहे थे जहां पाब्लो एस्कोबार ड्रग्स फैला रहा था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 शब्दों के आधार पर उसने इतनी किलिंग्स करवाई जिनका कोई एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पाब्लो ने 1000 पुलिस ऑफिसर्स, 200 जजेस और कई हजार आम लोगों को मारा था। कुछ रिपोर्ट्स में ये नंबर्स 4000 तक भी बताए जाते हैं। हालांकि अगर इन नंबर्स को पूरी तरह एक्यूरेट नहीं भी माना जाए, पर तब भी जिन नंबर्स के लिए हम श्योर हो सकते हैं उन्हें सोचना भी डराने के लिए काफी है। पर मछली कितना भी हाथ पैर मार ले, आना तो उसे आखिर पानी में ही है। पाब्लो एस्कोबार के बढ़ते हुए क्राइम्स की वजह से कोलंबियन गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला लिया। हालांकि पहले भी पाब्लो एस्कोबार पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन ये बात साफ थी
कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबियन गवर्नमेंट के हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन जब पाब्लो को ये पता चला कि अब उसके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट पड़ चुकी है और वो उसे अपने कंट्री में ले जाकर वहाँ के जेल में डाल देंगे, तब इस डर की वजह से उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को ही सरेंडर करने का फैसला किया। हालांकि इसके लिए भी उसने अपनी कंडीशंस रखी हुई थी कि वो किसी आम जेल में नहीं रहेगा। उसने मांग की कि वो जिस जेल में रहेगा उसे वो खुद बनाएगा और उसके 4 किलोमीटर तक कोई भी पुलिस ऑफिसर या प्लेन्स नहीं आ सकते। आगे चलकर पाब्लो एस्कोबार ने खुद को सरेंडर किया, लेकिन वो जेल किसी पैलेस से कम नहीं थी। ऐसी जेल जिसे अरब पतियों तक के लिए देखना नसीब नहीं होता, वैसी जेल में पाब्लो एस्कोबार रह रहा था और इस जेल का नाम था ला कैथेड्रल, मोस्ट लग्जरियस प्रिजन ऑफ दैट टाइम। ये सोचने वाली बात है कि पैसा एक इंसान को किस हद तक ताकत दे सकता है कि वो अपने देश की गवर्नमेंट के उन रूल्स को ही बदल दे जिन पर पूरा देश चल रहा है। पर रूल्स को तो बदला जा सकता है, लेकिन अपनी आदतों को नहीं। और पाब्लो की यही आदतें वापस उसके पास आ रही थी। उस जेल में रहकर भी पाब्लो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। वो वहाँ भी ड्रग्स का बिजनेस ऑपरेट कर रहा था। वहाँ बैठे हुए भी वो ड्रग्स पहुँचा रहा था और साथ ही दूसरे ड्रग कार्टेल्स के ग्रुप से दुश्मनी मोल ले रहा था। उस दौरान उसे इस बात का पता चला कि कोलंबियन पुलिस उसे लोकल प्रिजन में भेजने के बारे में सोच रही है। ये जानने के अगले ही पल पाब्लो एस्कोबार उस जगह से फरार हो गया और अब चूहे बिल्ली की दौड़ शुरू हो गई, जिसमें अमेरिकन आर्मी से ट्रेंड हुए कोलंबियन ऑफिसर्स तेज बिल्ली की तरह पाब्लो एस्कोबार को हर जगह ढूंढने लगे। पर कोई तो वजह थी कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिमिनल बना और इसी वजह से अपनी सूझबूझ और समझदारी से वो 6 महीने तक पुलिस से बचता रहा। पर आखिरकार कोलंबिया के मेटा शहर के छोटे से घर में फाइनली पाब्लो एस्कोबार को पकड़ लिया गया, जिसके लिए कहा जाता है कि उसे फोन कॉल को ट्रेस करके पकड़ा गया, जो कॉल उसने अपने फैमिली से बात करने के लिए किया था। उस कॉल से उसकी लोकेशन पता चलते ही ऑफिसर्स उसके घर को घेर लेते हैं और फिर क्रॉस फायरिंग में पाब्लो एस्कोबार हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देता है। हालांकि कई लोगों का और यहाँ तक कि पाब्लो एस्कोबार के बेटे तक का ऐसा मानना है कि पाब्लो एस्कोबार की मौत पुलिस की फायरिंग से नहीं बल्कि खुद को शूट करने की वजह से हुई थी, क्योंकि उसका मानना था कि अपने देश की मिट्टी में मरना ज्यादा बेहतर है दूसरे देश के जेल में सड़ने के बजाय। और यहाँ दूसरा देश था अमेरिका, जो कि पाब्लो की हरकतों की वजह से उसके जान का दुश्मन बन चुका था। और इस तरह उसकी कहानी का अंत हुआ, जो कि फिर से पूरी दुनिया को सिखाने के लिए काफी था कि एक गरीबी इंसान को कहां से कहां तक ले जा सकती है। और अगर इंसान खुद के अंदर की इंसानियत को ही मार दे तब वो किस हद तक खतरनाक बन सकता है। दोस्तों, ये थी पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी कि वो किस तरह से एक गरीब लड़के से वर्ल्ड का बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड बना। अगली कहानी किसकी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।